नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रवीश कुमार के बारे में। रवीश कुमार बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं। एनडीटीवी में लगभग 30 साल उन्होंने काम किया है और उनका अपना एक ब्रांड नेम था। अभी एक्चुअली एनडीटीवी तो उनको छोड़ना पड़ा जब गौतम अडानी ने उसको टेक ओवर कर लिया और अभी वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो पहली बात तो जब उन्होंने एनडीटीवी में काम किया तो कॉरपोरेट की जो वर्किंग होती है, इसमें जो मालिक होता है, प्रोपराइटर होता है, वो डिफरेंट होता है। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो उसमें काम करते हैं, दे आर बेसिकली एम्प्लॉइज। रवीश कुमार वॉज वन ऑफ द एम्प्लॉय, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय। उनका एक ब्रांड नेम था, उनके जो शोज हैं उनकी टीआरपी अच्छी खासी थी और बेसिकली जो उन्होंने लाइन ली हुई थी वो एंटी मोदी लाइन ली हुई थी। यानी कि कुछ भी हो उनको मोदी के अगेंस्ट में ही जाना है, निगेटिव पॉइंट ही उनके देखने हैं। तो ये एक्चुअली रवीश कुमार ने लाइन ली हुई थी। और जब गौतम अडानी ने टेक ओवर किया तो उनके पास और कोई भी चॉइस नहीं थी एक्सेप्ट दैट ही हैड टू लीव एंड ही लेफ्ट। अब ऑब्वियसली जब वो वहाँ पे काम करते थे तो उन्होंने अपनी जो इमेज बना रखी थी, इट वाज एज गुड एज दैट ही प्रॉब्ली ही इज द प्रोपराइटर ऑफ एनडीटीवी, बट द फैक्ट इज ही फॉरगॉट कि इट बिलोंग टू समबडी एल्स। चलिए, वो तो एक कॉर्पोरेट वर्किंग की बात हो गई। अभी वो अपना जब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया से वो बाहर आ गए। और जैसे ही आप बाहर आते हो मेन स्ट्रीम मीडिया से, यूट्यूब पे जाते हो, तो आपका एक स्टेटस जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। कोई आपको पूछता नहीं, चाहे आपके कितने भी सब्सक्राइबर क्यों ना हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते, आपके पास कोई स्टूडियो नहीं होता, आपके पास काम करने वाले रिपोर्टर्स नहीं होते। और ये बात एक्चुअली रवीश कुमार को काफ़ी चुप भी रही है। और ये उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे जो एंकर है वहाँ पे रिचर्ड, उसको भी उन्होंने ये बात कही। अब घर के अंदर जब इज्जत चले गई तो आप क्या करेंगे? आप ऑब्वियसली बाहर की तरफ देखोगे और ऐसे लोगों की आप तलाश करोगे जो घर के मालिक की इज्जत नहीं करते। अब हमारे केस में, इंडिया के केस में, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगा ऐसा कोई भी सोर्स वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है अगर आप अपने मालिक से खुश नहीं हो। अल जजीरा एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, उसका एक एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी ये एजेंडा रहता है और रवीश कुमार उसके लिए बड़े हैंडी से एक सोर्स साबित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने रवीश कुमार को इंटरव्यू के लिए बुलाया और रवीश कुमार गए। तो ये जो एंकर है रिचर्ड, सब पुराने एंकर हैं। अब अल जजीरा क्वार्टर गवर्नमेंट का है। आप देखें क्वार्टर का क्या हालत है। एक मिडिल ईस्ट में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बाकी ऐसे कोई खास क्रेडेंशियल्स नहीं है इन द सेंस कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा इवोल्व नहीं है। इट इज़ बेसिकली जैसे मिडिल ईस्ट में होता है तो एक वो ट्राइबल सोसाइटी रहती है जहाँ पे लेडीज़ के लिए भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। ह्यूमन राइट्स की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है, डेमोक्रेसी की आप तो बात कर ही नहीं सकते। अगर आप रूलिंग डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट में कोई बात कहते हैं तो आप गायब भी हो सकते हैं। इंडिया में तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब अल जजीरा है जो कि क्वार्टर गवर्नमेंट उसको पे करती है, मतलब वो मालिकाना हक उनका है, प्रोपराइटर है वो। अल जजीरा सारी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करेगा, ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात करेगा, सब कुछ ढंग से बात करेगा, लेकिन क्वार्टर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। इंडिया के अंदर उनको फ्रीडम है, जहाँ चाहे जैसे चाहें ऑपरेट करें, कोई इशू नहीं है। और जितने भी एंटी इंडिया टॉपिक्स हैं वो उसको पिकअप कर लेते हैं और उसको एक एक करके वो आगे बढ़ा देते हैं। जैसे अभी जो नू में जो वायलेंस हुई है उसमें उन्होंने अच्छा खासा कवरेज दिया है। अभी जो विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं लोग, उसको भी वो अच्छा खासा कवरेज दे रहे हैं। तो रवीश कुमार जैसे लोग काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं उनके। तो रवीश कुमार जब वहाँ पे उनका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में जो पहला क्वेश्चन हुआ वो हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जिसमें रवीश कुमार ने कहा कि इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये बहुत टॉक्सिक हो चुका। और उसमें नाम किसका आया? अर्नब गोस्वामी का नाम आया। और टॉक्सिक से क्या मतलब है कि ये बेसिकली एक गोदी मीडिया है। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अगर गवर्नमेंट के कोई भी जेन्युइन निगेटिव पॉइंट्स हैं उसको भी आप नहीं बता सकते। ऐसा एक्चुअली रवीश कुमार ने प्रोजेक्ट किया। तो जो रिचर्ड है उसने साथ में ये भी कहा कि यस,
उनके पास भी जो डाटा है वो बिल्कुल क्लियर कट कहता है कि जो मीडिया का जो एंटी मुस्लिम जो बायस है या फिर गवर्नमेंट का जो बायस है मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, वो क्लियर कट रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट्स ओके। उनका अपना कुछ डाटा बैंक होगा जो उन्होंने इंडिया से कलेक्ट किया होगा और उसके बेसिस पे रिचर्ड वाज सेइंग सो। तो उसमें फिर एक आदमी का नाम है, उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। ऑब्वियसली सब इंडिया में कहते हैं कि हाँ ही इज पार्ट ऑफ द मोदी मीडिया, वो मोदी के सपोर्टर्स हैं, वो ओपनली अगर नहीं भी कहते तो भी इट इज अज्यूम्ड दैट वे। तो उसमें फिर ये आया कि ये जो मीडिया है ये अपने आप में बहुत पावरफुल है, इन द सेंस के अर्नब गोस्वामी के लिए जब आप रेफरेंस कर दे रहे थे तो, और साथ में जैसे एक टुकड़े टुकड़े गैंग का एक मेंबर जो उमर खालिद है, जिसका एक बार उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उसको बुलाया था एक्चुअली टीवी डिबेट में अर्नब गोस्वामी ने, तो सबके सामने उन्होंने उसको एंटी नेशनल करार दिया था। ये एक्चुअली रिचर्ड ने पूछा कि मीडिया के पास ये पावर कहां से आ गई कि किसी को वो एंटी नेशनल बता सके। वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। ऑब्वियसली मीडिया तो ट्रायल उस तरीके से नहीं कर सकता, ना कोई डिसीजन प्रोनाउंस कर सकता, मगर अर्नब गोस्वामी को तो आप सब लोग जानते ही हो। साथ में अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, उमर खालिद को एंटी नेशनल कौन नहीं कहेगा। दिल्ली राइट्स में उसका रोल था, टुकड़े टुकड़े गैंग का वो पार्ट था। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और अभी जैसे आप ट्विटर पे जाओ, ही इज इन द जेल बाय द वे, तो ट्विटर पे आप जाओगे, सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे हैंडल मिलेंगे जो एक एक दिन उसकी जो डिटेंशन के जो डेज हैं उसको काउंट कर रहे हैं कि उसको अभी तक बेल नहीं मिली और वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में वो अंदर है दिल्ली रेड्स के बाद। इस बात से एग्री किए रवीश कुमार भी और रिचर्ड भी कि हाँ, इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अच्छा खासा टॉक्सिक हो चुका। मैं और आप एग्री करें ना करें, दैट इज ए डिफरेंट इशू। तो रिचर्ड ने कहा कि जब एनडीटीवी में आप थे तो उस टाइम पे उन्होंने एक सेंट्रल लाइन ली हुई थी, दे वर नॉट लीनिंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ। और अभी एक्चुअली वो प्रो गवर्नमेंट लाइन उन्होंने ली है, तो कोई भी इस बात को एक्चुअली नहीं मानेगा, बिकॉज जब रवीश कुमार एनडीटीवी में थे तो इट वाज बेसिकली एंटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली एक पॉइंट उन्होंने कहा रवीश कुमार ने, और वो पॉइंट ये है कि जो चैनल का जो दो बॉसेज हैं, एक तो प्रोपराइटर है ही, जैसे भी गौतम अडानी है, पहले प्रणव राय थे, और दूसरा जो उनके जो एक तरीके से डिसीजन मेकर होते हैं वो गवर्नमेंट, यू नो। तो जो प्रोपराइटर होता है, रवीश कुमार पॉइंट वाज कि जो प्रोपराइटर होता है वो एक्चुअली गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकता, यानी कि गौतम अडानी मोदी को या इस बीजेपी गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली फिर जो जर्नलिस्ट है उसके पास एक लिमिटेड ऑप्शन ही रह जाता है। अब जब ये सिचुएशन है तो प्रॉब्ली ही थॉट कि इट विल बी नाइस दैट ही कैन कम आउट ऑफ इट एंड सेव हिज क्रेडेंशियल्स। रिचर्ड का जो अगला सवाल था रवीश कुमार से, उसमें उन्होंने पूछा रवीश कुमार से कि whatever the goods, I am sure there must be some goods which have been done by मोदी गवर्नमेंट, बट ये परसीव किया जाता था कि रवीश कुमार को तो एक एंटी मोदी लाइन ही लेनी है। इट इज ए फैक्ट, लेट अस ऑल नो अबाउट इट। फैक्ट ये है कि दिन रात जो अगर टॉक्सिक मीडिया की बात करें तो रवीश कुमार वाज पार्ट ऑफ द एंटी मोदी टॉक्सिक मीडिया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बट रवीश कुमार ने ये पॉइंट नहीं कहा। रवीश कुमार ने कहा कि मोदी जी ने अक्षय कुमार को अपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, मोदी जी ने बुलाया था और उसके साथ उन्होंने इंटरव्यू या जो भी डिस्कशन हुआ वो किया था, उसको फिर पब्लिसिटी भी मिली थी। लेकिन रवीश कुमार का ये कहना था कि रवीश कुमार को नहीं बुलाया, नहीं तो रवीश कुमार उनसे जो क्वेश्चन पूछते उन क्वेश्चंस के वो आंसर देते तो वो अपने अचीवमेंट गिना सकते थे और प्रॉब्ली उस यू नो दैट वुड हैव बीन ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मोदी जी। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन से रवीश कुमार को कोई खास क्रेडेंशियल्स अचीव नहीं हुए। यू नो ही कुड नॉट डिफेंड हिम एक्चुअली। अक्षय कुमार वाज ए पुअर डिफेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी गवर्नमेंट ने अच्छे काम नहीं किए। अगर अच्छे काम ना करते तो वो इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस कैसे जीतते?
that point is to be thought over. And again, I will reiterate the same point that Ravish Kumar was part of a toxic anti-Modi media. I do not have any doubt about it. अब जो रिचर्ड का जो अगला सवाल था वो सवाल था कि 2024 इलेक्शंस के बारे में, एंड देन ही आस्क्ड ए वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन कि लुक, जो रेटिंग मोदी की आ रही है, इतनी हायर रेटिंग है, उसमें तो ऐसा लगता है कि 2024 के इलेक्शंस विल बी लिटरली केक वॉक फॉर मोदी जी। आप व्हाट इज योर असेसमेंट? तो इसने कहा, रवीश कुमार ने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहेगा, लेकिन जो रेटिंग आ रही है, रेटिंग के बारे में उसने डायरेक्टली नहीं कहा कि वो रेटिंग पे भरोसा नहीं करता, लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने एक बात कही, और उसका मतलब क्या है कि जो बीजेपी है उसको एक्चुअली ऑफिशियली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको टेक ओवर कर लेना चाहिए। पॉइंट ये है कि ये टॉन्टिंग वे में वो कह रहे थे कि जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है ये वर्चुअली बिका हुआ मीडिया है। यू कॉल इट गोदी मीडिया, लेट एवरीबडी कॉल इट गोदी मीडिया, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट रवीश कुमार का ये पॉइंट था, और ये इनडायरेक्टली एक्चुअली वो क्वेश्चन कर रहे थे रेटिंग के बारे में। एंड ऑब्वियसली ही इज ऑन वेरी पुअर विकेट, क्योंकि जो ग्लोबल एजेंसीज हैं जब वो रेटिंग करती हैं, या फिर जो इंडियन एजेंसीज रेटिंग करती हैं इंडिया में या अब्रॉड, रिजल्ट्स काफ़ी हद तक आइडेंटिकल आते हैं। वो ये प्रूव करते हैं कि मोदी अच्छे खासे पॉपुलर हैं, मतलब उनकी पॉपुलरिटी के नज़दीक तो और कोई है ही नहीं। बट रवीश कुमार इस बात को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। रादर उसने एक साइड केक मारा कि बीजेपी को ये सारी जो मीडिया है इसको ऑफिशियली टेक ओवर कर लेना चाहिए। रवीश कुमार ने यह भी कहा कि 2014 के बाद से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो टॉक्सिक मीडिया है वो बेसिकली कम्युनल एजेंडा चला रहा है, और साइमल्टेनियसली उन्होंने कहीं पे मैसेजिंग भी किया। उन्होंने कहा कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो बेसिकली टॉक्सिक है, प्रो बीजेपी है, इसका एक अल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। बट साइमल्टेनियसली मेरा असेसमेंट ये है कि एक्चुअली वो कहीं मैसेजिंग दे रहे हैं कि यस, ये जो मीडिया है इंडिया में, वी हैव टू हैव ए अल्टरनेटिव टू दैट। और ये अल्टरनेटिव किस तरीके से, अगर आप न्यूज़ क्लिक जिसके बारे में लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है, या फिर वायर, या इस तरह के जितनी प्लेटफॉर्म है जिनकी एक लंबी लिस्ट अगर आप देखो तो आप अमेज्ड हो जाओगे कि किस तरीके से वो एंटी मोदी प्लेटफॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं। पूरी रिटोरिक उनकी दिन रात चलती रहती है, या तो राहुल गांधी के फेवर में या फिर मोदी के अगेंस्ट में, किसी न किसी बहाने से। और साथ में अगर आप देखें तो जो अभी हरियाणा में वायलेंस हो रही है या मणिपुर की वायलेंस हो रही है, मणिपुर की वायलेंस में तो यहाँ तक भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो एंटी मोदी मीडिया था वो ऑलरेडी वहाँ पे था मणिपुर में टू कवर द इवेंट्स। उनको पता था कि क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ें सब्सटेंशिएट तो नहीं होती, लेकिन जिस तरीके का नैरेटिव अभी चलाया जा रहा है ये नूह की वायलेंस के बाद, और इवन मणिपुर के बारे में भी, उससे साफ पता चलता है कि एक अल्टरनेट मीडिया जो कि पूरी तरह एंटी मोदी है और बायस्ड है, ये खड़ा हो चुका। ये 2024 में इलेक्शंस के लिए प्रो कांग्रेस लाइन लेके या एंटी मोदी लाइन लेके ये खड़ा हो चुका, जिससे वो अपना एक नैरेटिव सेट कर सके। अब वो कितना सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू। अब मैं एक पॉइंट और कहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में वो पॉइंट कवर हुआ है। रवीश कुमार ने जब अपना YouTube चैनल शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इंडिया में जो मीडिया के लिए कभी स्वर्ण युग तो था ही नहीं, लेकिन अब तो भस्म युग एक्चुअली चल चुका। और भस्म युग से क्या मतलब उनका, कि मीडिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो एक एक करके डिस्ट्रॉय की जा रही हैं। आप समझ सकते हैं वो कहां पे हिंट दे रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और, कि अभी रवीश कुमार हिमसेल्फ इज ए सब्जेक्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट्री। ही इज सब्जेक्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट्री, स्टेट ऑफ इंडियन मीडिया वाइल वी वॉच्ड। और किसके ऊपर बन रही है ये? रवीश कुमार के ऊपर। तो आपको क्या लगता है ये जो इंटरव्यू लिया गया
एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे जब हरियाणा की वायलेंस भी चल रही है, मणिपुर का भी चल रहा है, पार्लियामेंट का भी सेशन है, और ऊपर से डॉक्यूमेंट्री भी आप बना रहे हैं, ऊपर से आप 2024 के इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है? मुझे तो नहीं लगता ऑनेस्टली। वो ठीक है, anybody can blame me to be pro Modi, no doubt about that, but the fact remains, whatever he has done, that has to be acknowledged. He is not a perfect administrator, he is not the perfect prime minister, but whatever he has done, one has to give due credit to Modi. There should not be any doubt about it. And if that be the case, there is no doubt in my mind that रवीश कुमार हिमसेल्फ इज पार्ट ऑफ द टॉक्सिक मीडिया। क्योंकि जब वो एनडीटीवी में थे और उस टाइम पे जो जो उनके नरेशंस आते थे, जिस तरीके से वो एंटी मोदी लाइन लेते थे और जो प्रो मोदी अचीवमेंट्स हैं उनको वो सिंपली इग्नोर करते थे। वो ठीक है, जितने भी ये जर्नलिस्ट हैं सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की एंड ऑल दैट, they all do it, but the fact remains Ravish Kumar himself was absolutely biased against Modi और वो एंटी गवर्नमेंट था, इसमें कोई भी शक नहीं। अभी भी वो एंटी गवर्नमेंट है, बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया। एंड द वे ही इज मैसेजिंग इन दिस इंटरव्यू, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर कट जा रहा है एंटी इंडिया फोर्सेस को कि लुक, नाउ यू हैव गॉट ए अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट मोदी के, आप इंडिया के अंदर एक अल्टरनेट मेन स्ट्रीम मीडिया क्रिएट करें। और वो एक्चुअली न्यूज़ क्लिक की जो रिपोर्ट आई है, जो उसके बारे में आया कि चाइना किस तरीके से उसको फाइनेंस कर रहा है, और ऑफ कोर्स सोरोस एंड ऑल दोज पीपल हु आर एक्टिव अगेंस्ट इंडिया, रवीश कुमार इज डेफिनेटली सेंडिंग ए मैसेज टू देम के probably there is a requirement for him to be accommodated through him so that he can have a alternate channel, because यहाँ पे ये जो YouTube channel है, it will not have that impact against Modi, and they want a impact. Thank you so much for watching. I will see you in next video. Please like, share and subscribe. Thank you.